नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा आर्टिकल, अग्निपथ स्कीम से संबंधित। अग्निपथ स्कीम फिर से सुर्खियों में क्यों आई है? क्योंकि पहला जो बैच है जो अग्निपथ स्कीम से निकला वो अब ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंच चुका है। तो फॉर्मर आर्मी चीफ एम नारवाने ने यह आर्टिकल लिखा है। काउंटर टेरर डिप्लोमेसी, विभिन्न देश क्या एकजुट हो सकते हैं टेररिज्म से निपटने में? अगर एकजुट हो भी गए तो क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते? इसके बाद सबसे लास्ट में को रेगुलेशन मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। जिस चीज में सरकार की स्ट्रेंथ है वो सरकार करे, जिस चीज में प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ है वो प्लेटफॉर्म्स करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अग्निपथ स्कीम के एनालिसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी ना, खूब हंगामा हुआ था। बहुत सारे यूथ सड़कों पर आ गए थे कि अब इस प्रकार से आर्मी में रिक्रूटमेंट होगी तो हमारा भविष्य तो संकट में है। था क्या अग्निपथ स्कीम में प्रोविजन ये किया गया था कि इस स्कीम के अंतर्गत हर साल 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन इनमें से देखो 3/4 सोल्जर्स 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 50,000 अगर एक साल में रिक्रूट हुए तो 37,500 4 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे। सिर्फ 12,500 यानी 1/4 वो आगे जाएंगे, उनका टेन्योर 15 साल का रहेगा, वो परमानेंट कैडर में रहेंगे। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस उस समय गिनवाए गए थे अग्निपथ स्कीम के। जैसे अगर देखो सिर्फ 4 साल के लिए सोल्जर्स काम करेंगे तो उनमें मोटिवेशन नहीं होगा, वो 4 साल की सर्विस के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जल्दबाजी में उनकी ट्रेनिंग होगी, उनका डिसिप्लिन अच्छा नहीं होगा, 4 साल बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। उनसे होमगार्ड्स की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, अच्छे से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बटरिंग वो करेंगे, मतलब चापलूसी करेंगे अपने सीनियर्स की, ताकि सीनियर्स उन्हें रिटेन कर सकें, 4 साल बाद भी उन्हें परमानेंट कैडर में भेज सकें। मतलब परमानेंट कैडर में रहने के लिए चापलूसी की जाएगी सोल्जर्स के द्वारा सीनियर्स की। इतने कम समय में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी सोल्जर्स के बीच में, क्योंकि कंपटीशन रहेगा। जैसे अभी सिविल सर्विसेज में बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं ना, उनकी सोच ऐसी होती है कि भैया ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, अगर ये आगे निकल गया तो मेरी सीट निकल जाएगी। तो उसी प्रकार से सोल्जर्स के बीच में भी आपस में कंपटीशन देखने को मिलेगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको अगर परमानेंट कैडर मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो जेसीओ हैं उनको काम मिलेगा कैसे टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाए, कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जेसीओ का जो एडमिनिस्ट्रेटर वर्क है वो बढ़ जाएगा। और ये स्कीम सीधे लॉन्च कर दी गई है, पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया है। और 4 साल बाद देखो इस प्रकार से अगर सोल्जर्स रिटायर हो जाएंगे, अब आपने ऐसे लोग सोसाइटी में छोड़ दिए, सोल्जर्स 4 साल बाद रिटायर हो गए जिनको हथियार चलाने का ज्ञान है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रिटायर्ड सोल्जर्स अपराध के रास्ते पर चल पड़े। तो सोसाइटी का मिलिटराइजेशन इससे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं सोसाइटी में जो पहले कभी सोल्जर्स थे, उन्हें हथियार चलाने आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स उस समय दिए गए थे जब अग्निपथ स्कीम आई थी। खराब है ये स्कीम। आज का आर्टिकल लिखा गया है एम नारवाने के द्वारा, जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं। वो बोलते हैं देखो इतनी सारी नेगेटिव चीजें बोली गई थी, अब पहला रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत हो चुका है। जिन यूथ का रिक्रूटमेंट हुआ है एज ए सोल्जर, अब वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में चले गए हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस स्कीम के फेवर में, या फिर यूं बोलते हैं उस समय जो बहुत सारी बातें बोली गई थी वो क्यों गलत थी। सबसे पहली चीज देखो, ये बोलना कि 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो कम है, इतनी कम ट्रेनिंग के साथ में अच्छे सोल्जर आप नहीं बन सकते। राइटर कहते हैं यानी फॉर्मर आर्मी चीफ कहते हैं नहीं, देखो आज ना कंटेक्स्ट चेंज हो चुका है। पहले ना टेक्निकल ट्रेनिंग पे भी काफी फोकस किया जाता था, लेकिन उस समय सोसाइटी इतनी टेक्निकल सेवी नहीं थी। आज तो सभी यूथ को स्मार्टफोन्स चलाने आते हैं, इवन रूरल एरियाज के जो यूथ हैं वो भी टेक सेवी हैं। तो पहले जो टेक कंपोनेंट पे फोकस किया जाता था ज्यादा, उतना तो टेक सेवी आज के समय में सभी यूथ हैं। इवन 1971 से पहले
ट्रेनिंग का टाइम काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन उस समय भी सोल्जर्स काफ़ी कम ट्रेनिंग के बाद इतना बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते थे। मतलब इसमें तो कोई शिकायत नहीं है। देखो, एक हमारे जो नेवी के चीफ है ना, उनसे पूछा गया क्या इतने कम ट्रेनिंग के बाद में, जैसे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद में जो अग्निपथ स्कीम के तहत यूथ रिक्रूट हुए हैं, उन्हें सिर्फ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद में हाई सीज में भेज दिया जाएगा। हाई सीज मतलब ऐसे सीज जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, इंटरनेशनल वाटर जिसे कहते हैं, वहां पे भेज दिया जाएगा, तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? तो नेवी चीफ कहते हैं अरे इससे अच्छा क्या होगा, हाई सीज में जो यूथ ट्रेनिंग हासिल करेंगे, रियल टाइम ट्रेनिंग, उससे अच्छी ट्रेनिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। और एक चीज ये जो बोली गई थी कि उनमें मोटिवेशन नहीं होगा, इसके जवाब में फॉर्मर आर्मी चीफ एम नारवने ये कहते हैं देखो, कोई भी आर्मी की यूनिट है ना, एक कहावत है, कोई भी आर्मी की यूनिट खराब या अच्छी नहीं होती, खराब और अच्छे होते हैं ऑफिसर्स जो उन यूनिट्स को लीड करते हैं। अगर देखो ऑफिसर्स अच्छे हैं तो वो यूनिट में जो जवान तैनात हैं उनको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उनको यूनिट की वैल्यूज में मोल्ड करेंगे, बेहतर गाइडेंस के साथ वो एक अच्छे सोल्जर्स बनेंगे। लेकिन देखो, अगर लीडर अच्छे नहीं है, वो यूनिट के जो लीडर्स हैं, ऑफिसर्स आर्मी के, वो अच्छे नहीं हैं, तो कितनी भी अच्छी सोल्जर्स हों, वो उनको अच्छा सोल्जर्स और बेहतर नहीं बना सकेंगे। यूनिट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो खराब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन की जो बात की जाती है ना, वो गलत है। कोई भी यूनिट लेस मोटिवेटेड या हाई मोटिवेटेड नहीं होती, मोटिवेटेड होते हैं ऑफिसर्स जो यूनिट में कैसी वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। और इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, स्कीम इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बोलते हैं ना, हमारे हर बार हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया के पक्ष में है। आप पास्ट का एग्जांपल लीजिए, जितने भी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने महावीर चक्कर, परमवीर चक्कर जीता ना, ज्यादातर लोग आपको बिल्कुल यंग एज के मिलेंगे, जैसे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, इन्हें परमवीर चक्कर मिला था, जो ब्रेवरी के लिए दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। इन्होंने परमवीर चक्कर जीता सिर्फ 19 साल की उम्र में। 4 जुलाई 1999 को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत सारी इंजरीज उन्होंने उस समय झेली थी। तो देखो, अग्निपथ स्कीम से फायदा यह होगा, ज्यादातर सोल्जर्स यंग होंगे। फायदा यह भी होगा, बेशक वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे ज्यादातर सोल्जर, 75%। लेकिन देखो, 4 साल की सर्विस के दौरान जो डिसिप्लिन उन्हें मिलेगा, जो वैल्यूज उन्हें आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में मिलेंगी, वो यूथ रिटायर होने के बाद जब सोसाइटीज में जाएंगे उन्हीं वैल्यूज को स्प्रेड करेंगे। समझ रहे हो? तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद एक बात ये बोली गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे ज्यादातर रिटायर्ड सोल्जर्स, 4 साल बाद उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। देखो, 2 चीजें हैं, एक तो 4 साल की सर्विस के दौरान उन्हें बेहतरीन स्किल्स मिलेगी, और दूसरा, हाथ की हाथ आपको याद होगा, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया था 10% हम ऐसे रिटायर्ड सोल्जर्स को रिजर्वेशन देंगे अपनी सर्विस में। देखो, पहले से ही ये प्लान था, लेकिन एकदम से प्रोटेस्ट हो गया तो उस समय अनाउंस हो गया। प्लान ये था कि अभी तो जरूरत नहीं है, 4 साल का समय है, जब रिटायरमेंट का समय आएगा, पहला लोट अग्निपथ स्कीम के सोल्जर्स का निकलेगा, रिटायर होगा, तब ये चीजें अनाउंस कर दी जाएंगी। लेकिन एकदम से प्रोटेस्ट भड़क गया, तो फिर हाथों हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस कर दिया कि 10% रिजर्वेशन हम आपको देंगे। लास्ट में ना राइटर एक चीज ये बोलना चाहते हैं, देखो, जब भी रिफॉर्म्स आते हैं ना, विरोध तो होता है, और होना भी चाहिए किसी भी देश की डेमोक्रेसी में। जैसे देखो, राइटर एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं 1998 में, 1998 में जब रिटायरमेंट एज 58 से इंक्रीज करके 60 कर दी गई थी ना, तब लोगों ने बहुत हौला मचाया था कि इससे तो स्टेटस को आ जाएगा, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बट देखो, आज बदलते समाज के हिसाब से बल्कि मांगे उठ रही हैं कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा के और ज़्यादा किया जाए, 65 किया जाए, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है। मतलब बहुत जल्द ऐसा इंप्लीमेंट होगा, ये नहीं कह सकते कि, लेकिन हाँ, ये कंसिडरेबल है कि रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया जाए, 65 किया जाए। इवन देखो, जब कंप्यूटर आया था तो उस समय भी लोगों ने बहुत विरोध किया था, जॉब्स चली जाएंगी। जब इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया था तो भी बहुत विरोध हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब भी बहुत विरोध हुआ था। तो रिफॉर्म्स जब भी आते हैं ना तो विरोध होता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसा चल रहा है वैसा रहने दें और किसी भी सिस्टम में रिफॉर्म ना लेके आए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। रिफॉर्म होंगे तभी तो देखो देश समाज बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अग्निपथ स्कीम से संबंधित। चलते हैं आगे। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो टेररिज्म से संबंधित है। सुशासनी हैदर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुशासनी हैदर अक्सर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखती हैं। फॉरेन पॉलिसी की कोरस्पोंडेंट है द हिंदू में। हाल फिलहाल में आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास है ना। तो काफ़ी सारी जो कन्वेंशंस हैं, काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो टेररिज्म के मुद्दे पर ऑर्गेनाइज हुई हैं। पिछले महीने मुंबई में और दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसमें नई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पर डिस्कस किया गया, उन पर फोकस किया गया। ये तो चलो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस है, 2 कॉन्फ्रेंस टेररिज्म के मुद्दे पर और भी ऑर्गेनाइज होंगी। इसी महीने के लास्ट में नो मनी फॉर टेरर, टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग होती है, टेररिस्ट को जो पैसे मिलते हैं कैसे वो फाइनेंसिंग रोकी जाए, इस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस होगी। इसके साथ साथ दिसंबर में एक और कॉन्फ्रेंस होगी टेररिज्म के मुद्दे पर, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। मतलब काउंटर टेररिज्म में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, टेररिज्म से निपटने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उन सब पर डिस्कशन होगी। और उसके बाद तो दिसंबर के बाद तो इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो चली जाएगी। मतलब साफ है, इंडिया अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी का पूरा फायदा उठाना चाहता है कि टेररिज्म के मुद्दे को ग्लोबल हाईलाइट मिले, इस मुद्दे पर विभिन्न देश एकजुट हों ताकि टेररिज्म को निपटा जा सके, मतलब इसको खत्म किया जा सके। वैसे देखो आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। क्वेश्चन ये है, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आज के समय में विभिन्न देशों का फोकस टेररिज्म से निपटने में है? आंसर है नो। आज के समय में देखो वर्ल्ड बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो चुका है। फोकस किस पे है? यूक्रेन रशिया वार पे। फोकस किस पे है? कोविड-19 की महामारी के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है इससे कैसे निपटा जाए। फोकस किस पे है? क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए, एक्शन तो इस पे भी नहीं लिया जा रहा है। मतलब टेररिज्म के मुद्दे पर विभिन्न देश आज के समय में उतने सीरियस नहीं है। देखो, और टेररिज्म के मुद्दे पर ना हमेशा से विभिन्न देशों की जो अप्रोच है ना काफी ज्यादा बाइस्ड रही है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। याद कीजिए 1999 में जो हमारा विमान अपहरण हुआ था उसका नाम क्या था? याद कीजिए, IC-814। नेपाल से दिल्ली आ रहा था, विमान अपहरण हुआ था। कहां पे उतरा? फाइनली कंधार में उतरा। लेकिन उससे पहले फ्यूल लिया पाकिस्तान के लाहौर से, सऊदी अरेबिया में भी फ्यूल लिया गया था, उसके बाद कंधार में उतरा। तो जब उस समय ये अपहरण हुआ था ना, जिन लोगों को, जिन आतंकवादियों को छुड़वाया गया था जो इस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, इंडिया ने चीख चीख के बोला कि भैया अल कायदा की टॉप लीडरशिप इसमें शामिल है, एक्शन लीजिए। क्या कोई एक्शन लिया गया? नहीं। लेकिन 2 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है यूएसए में, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद यूएसए एक कैंपेन चलाता है, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म। तब अल कायदा को खत्म करने के लिए ये वार था। 2011 में फाइनली लादेन को मार गिराया गया यूएसए के द्वारा पाकिस्तान में। लेकिन यूएसए पे बात आई ना, तब यूएसए ने एक्शन लिया, लेकिन इंडिया के कहने पर एक्शन नहीं लिया। और आप देख लीजिए, जब यूएसए ने वार ऑन टेरर स्टार्ट किया 2001 में, तो उस समय पाकिस्तान यूएसए का साथी था। पाकिस्तान को लगता था, यूएसए को लगता था कि वार ऑन टेरर में पाकिस्तान हमारा एक इंपॉर्टेंट एलाय है। तो इस वजह से बहुत सारे, इंडिया जो बोल रहा था ना कि एक्शन लीजिए, जो ये मसूद अजहर हैं इन सबको यूएनएससी की लिस्ट में डलवाइए, किसी ने नहीं डलवाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये रह रहे थे और पाकिस्तान उस समय यूएसए का साथी था। इंडिया के कहने पर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन लिया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, वो भी अक्टूबर के महीने में पिछले महीने में, यानी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है अभी। तो मतलब इंडिया इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर कर रहा है, इंडिया के कहने पर एक्शन किसी ने नहीं लिया। पिछले महीने तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान की सत्ता पर। अभी तालिबान वहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, वुमेन से एजुकेशन का हक छीन लिया गया है। क्या कोई देश बोल रहा है? नहीं।
शायद दूसरे देशों को फर्क पड़ना भी बंद हो गया है अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर। अब देखो, कहने को जो कोई टेररिस्ट होता है उसे यूएनएससी की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267, रेजोल्यूशन 1373, ये कुछ सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास किए जा सकते हैं, लेकिन राइटर कहती हैं ये टूथलेस हैं, इससे थोड़ी ना टेररिज्म रुकता है। और बात है भी सही, देख लो। और टेररिज्म क्या है? देखो, एक देश का टेररिज्म माफ है, दूसरे देश का टेररिज्म माफ नहीं है, ये भी काफी देखने को मिलता है। अभी ना रशिया ने यूके पे काफी गंभीर आरोप लगाया। रशिया ने ये आरोप लगाया कि यूके की सहायता से यूक्रेन ने रशिया के नेवल फ्लीट पर ड्रोन से अटैक किया, और वो शिप्स ना सिर्फ क्या कर रहे थे, वीट की अनलोडिंग कर रहे थे। तो आप बताइए, यूके की सहायता से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया रशिया के उन शिप्स पर जो सिर्फ वीट की अनलोडिंग कर रहे थे, तो ये कितना ज्यादा गलत है? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है? आंसर है यस। अगर देखो, हौथी रिबल्स जो हैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे अगर टेररिस्ट अटैक बोला जाता है, तो यूक्रेन के द्वारा यूके की सहायता से रशिया के शिप्स पर अटैक करना जो सिविलियंस काम में लगे हुए थे, वो फिर टेररिस्ट स्ट्राइक क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन राइटर रेज करती हैं। इसके अलावा देखो, चाइना जो बार बार इंडिया के कहने पर जिन टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करवाना होता है, चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, रोक देता है। ये गलत क्यों नहीं है? इस पर क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? और देखो, सबसे बड़ी बात, टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना, उसी पे इतना बड़ा विवाद है। एक देश का टेररिस्ट, कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं, जो निर्दोष लोगों को निशाना लगाते हैं, जो वायलेंस करते हैं, उनको पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर बोलता है। एक देश का टेररिस्ट दूसरे देश के लिए रेवोल्यूशनरी यानी फ्रीडम फाइटर होता है। ऐसा क्यों? टेररिज्म के मुद्दे पर अभी तक सहमति क्यों नहीं बन सकी है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 में आई थी, लेकिन ना तो अभी इसे फाइनलाइज किया जा सका है, मतलब ना रेटिफाई हुई है, ना ये साइन हुई है, क्योंकि इस कन्वेंशन में टेररिज्म की डेफिनेशन पर ही अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद देखो, टेररिज्म के मुद्दे पर कोऑपरेशन में बड़ा चैलेंज आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आपको पता है, पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से फंड्स डिलीवर किए जाते हैं, ड्रग्स, वेपन्स, एमनीशन, इवन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी आईडी, ये सब भी डिलीवर किए जाते हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? टेरर की फाइनेंसिंग होती है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इनके माध्यम से, इनसे कैसे निपटा जाए? सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइजेशन चलता है, डार्क वेब में ऐसी चीजें आदान प्रदान की जाती हैं जिससे टेररिज्म बढ़ता है, कैसे निपटा जाए? समझ गए? अब तो देखो, बायो वारफेयर का भी खतरा है। जब कोविड-19 आया था तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था, क्या चाइना से ये वायरस गलती से रिलीज हो गया है? तब ये बात भी बोली गई थी कि अगर आतंकवादियों के हाथ में ऐसी ऐसी चीजें लग गई, तो वो तो देखो किसी भी देश पर, किसी भी समाज में जानबूझ के ऐसे वायरस छोड़ देंगे जो बहुत ज्यादा डेडली होते हैं। तो आतंकवादी बायो वारफेयर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी बड़ा खतरा है। इसके बाद एक बड़ा इशू ये भी आता है, टेररिज्म के खिलाफ रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? देखो, यूएसए ने रिस्पॉन्स किया। यूएसए ने तो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया, जबरदस्त स्ट्राइक्स किए, इतने ड्रोन्स से बॉम्ब्स लॉन्च किए आतंकवादियों को मारने के लिए, काफ़ी सारे निर्दोष लोग भी इसमें मारे गए। क्या ये सही है? पाकिस्तान ने तो स्वात वैली में और आसपास के रीजन्स में, खास करके बलूचिस्तान में, आतंकवादियों को मारने के नाम पे अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। क्या ये सही है? इंडिया ने उरी अटैक के बाद एलओसी को क्रॉस किया। इसके बाद पुलवामा अटैक के बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की। ये कितना सही, कितना गलत है ग्लोबल कन्वेंशन के हिसाब से? इजराइल जो बार बार गाजा में रॉकेट्स लॉन्च करता है, ये कितना सही, कितना गलत है? मतलब रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए आतंकवाद से निपटने में? कुल मिला के राइटर लास्ट में ये बोलती हैं, आज के समय में देखो, वर्ल्ड में ना इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा हैं इनकम की। आपने देखा होगा, मतलब कुछ लोग तो इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं कि कई बड़े बड़े देशों की वेल्थ उतनी नहीं है, जीडीपी उतनी नहीं है। इलोन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं। उसके बाद फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज आज के समय वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, महामारी की समस्या है, तो इन इश्यूज पे ज़्यादा फोकस है वर्ल्ड का। आज विभिन्न देश
पहले की तरह टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, नैरो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में उलझ गए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि टेररिज्म आने वाले समय में कितना ज़्यादा लीथल हो सकता है। क्योंकि जब तक लोगों में ना, टेररिस्ट क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर के लिए ये सब करते हैं, तो पावर की चाह हमेशा रहेगी। तो टेररिज्म खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि और ज़्यादा लीथल होगा। तो इंडिया आने वाले समय में एससीओ को होस्ट करेगा, G20 को होस्ट करेगा। तो इन होस्टिंग्स में, इन कॉन्फ्रेंसेस में टेररिज्म से निपटने में ध्यान होना चाहिए, ऐसा राइटर वकालत करती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल को रेगुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो वेबसाइट पर यूजर कंटेंट को मैनेज करती हैं। जो लगता है उन्हें कि ये कंटेंट जो है वो हेटफुल है, मान लीजिए कोई पोस्ट जो है फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे नफरत भरी है, तो उसे रिमूव किया जाता है। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो वायरल होने वाला होता है, पॉजिटिव कंटेंट होता है, उसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लोगों को दिखता है, मतलब रिकमेंडेशंस में आता है। कुछ यूजर्स के अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है। अगर यूजर को लगता है कि मेरी पोस्ट गलत ढंग से हटाई गई है या फिर मेरा अकाउंट गलत ढंग से सस्पेंड किया गया है, तो यूजर्स प्लेटफॉर्म के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें लगता है प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि किसी दूसरे यूजर का कंटेंट हेटफुल है, तो हम उसके कंटेंट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसके कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है, आपको पता है। अब देखो, पहले तो क्या हुआ करता था, कई प्लेटफॉर्म्स के ना ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म भी हुआ करते थे। मतलब कि वो कोई डिसीजन लेते, मान लीजिए किसी यूजर का अकाउंट सस्पेंड करते, उस यूजर को कोई शिकायत थी कि मेरे अकाउंट को गलत ढंग से सस्पेंड किया गया है, तो वो ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म का फायदा उठा के चैलेंज कर सकता था। लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते थे। बट 2021 में ना सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। इसमें तो ना सरकार ने कंपलसरी बना दिया कि सभी प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म को फॉलो करना ही होगा। मतलब यूजर्स आपके डिसीजन को चैलेंज कर सकें, शिकायत कर सकें, ऐसे ऑफिसर आपके पास तैनात होने चाहिए ताकि यूजर को कोई दिक्कत हो आपके प्लेटफॉर्म के डिसीजन से, तो वो उस मैकेनिज्म में जाके अपनी ग्रीवेंस को रेडरेसल करवा सके। और इसके बाद सरकार ने यह भी बोल दिया कि आपका जो ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म होगा ना, उसके भी ऊपर एक और ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बैठेगी, जिसमें सरकार के अपॉइंटी होंगे, यानी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए बंदे होंगे या बंदियां होंगी, जो भी हैं। हमेशा जेंडर न्यूट्रल हमें रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ, सरकार ने ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलेशन काफी ज्यादा टाइट कर लिया है आज के समय में। बट देखो, राइटर कहते हैं ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाखों करोड़ों पोस्ट की जाती हैं, न जाने कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब की रेगुलेशन सरकार के बस की बात नहीं है। तो सरकार का ये मैकेनिज्म अनसस्टेनेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे और जैसे नफरत भरी कंटेंट वायरल होते रहती हैं वो होती रहे। जैसा हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि ऐसे कंटेंट की वैक्सीन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, काफी ज्यादा वायरल हुई थी। रोहिंग्यास के अगेंस्ट नफरत भरे पोस्ट हमने देखे म्यांमार में। इनको देखो हटाना जरूरी है जल्द से जल्द। कैसे? एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं राइटर, जो यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सर्विस एक्ट में देखने को मिला। यह अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। इस एक्ट में यह बोला गया है, सरकार जो आदेश देती है ना कि यह कंटेंट हटा लिया जाए, सरकार का ऑर्डर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और रीजन होना चाहिए। मतलब लॉजिक के आधार पर होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट हटाने के लिए सरकार क्यों बोल रही है। और ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए बोल दे। प्रॉपर जिस कंटेंट को हटाने के लिए बोल रही है उसके पीछे आर्गुमेंट्स होने चाहिए, रीजनेबल आर्गुमेंट्स। इवन देखो, इस यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सर्विस एक्ट में ना ये भी बोला गया है, सरकार जो आदेश देती है ना ये कंटेंट हटा लिया जाए या फिर इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास आजादी होगी सरकार के फैसले को चैलेंज करने की। सोच के देखिए, अभी तक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिसीजन थे वो पहले ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म के पास जाते, उसके बाद अपीलेट कमेटी के पास जाते, जिसमें सरकार के द्वारा अपॉइंटी होते थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के एक्ट में यह बोला गया है सरकार के फैसलों को भी चैलेंज किया जा सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो ये जो चीज़ है ना, हम हमारे देश में भी अपना सकते हैं। हमारे देश में भी डिजिटल सर्विसेज एक्ट आएगा
तब सरकार ऐसा प्रोविजन कर सकती है। अगर देखो सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलके को रेगुलेट करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकेंगे, क्योंकि सरकार के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतने सारी पोस्ट हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं, उनको रेगुलेट करना। जो ये प्लेटफॉर्म है ट्विटर, फेसबुक, इनको ऑटोनॉमी देनी होगी कुछ हद तक, ये अच्छे से रेगुलेट कर सकें। इन्हें इंसेंटिवाइज करना होगा कि देखो हेट कंटेंट आएगा तो आपको भी दिक्कत है, आपकी भी लायबिलिटी है, तो आप अच्छे से प्रयास कीजिए हेट कंटेंट को हटाने में। अगर वो इंसेंटिवाइज होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। ये ज्यादा कैपेबल भी हैं, इनको सारे एल्गोरिथम्स का पता है। हाँ, एक चीज जरूर है, देखो कई कंटेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे भी आप देखते हैं कुछ वीडियोस ज्यादा रिकमेंडेशंस में आती हैं, तो उनका एल्गोरिथम क्या है उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर आनी चाहिए, ताकि यूजर्स को यह पता लग सके कि वो भी ऐसा कंटेंट डेवलप कर सकें जिसकी वायरल कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया को रेगुलेशन से संबंधित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार को मिलकर को रेगुलेट करना चाहिए कंटेंट को। जल्द ही डिजिटल सर्विस एक्ट आ सकता है, तो बाकी देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख के सरकार एक्ट में आवश्यक प्रोविजंस कर सकती है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।